Good evening, everyone. Very nice to see you all again back on Zoom. So today I'm going to speak about COVID-19 coronavirus because this is something that is all around us. The issue is all around us. The issue has reached our homes. It has reached our normal life. And it has also changed the way we live life. Abhi we all are living a new normal life. जहाँ पे मास्क, घर के बाहर कम से कम निकलना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना, ये सब रूल बन गया है. तो आज हम इस कोविड-19 के बारे में बात करेंगे और इसमें स्पेसिफिकली आज मैं इस बारे में बात करूंगी कि कैसे आपको पता चलेगा कि किसी को कोविड-19 है. यानी इनडायरेक्ट हिंट्स जो रहते हैं वो ब्लड टेस्ट से मिल सकते हैं और एक्सरे से मिल सकते हैं. तो ऑब्वियसली ये इतना वास्ट टॉपिक है, मैं पूरा आपको नहीं समझा पाऊंगी, बट एक मिनिमम तरीके से एक इनडायरेक्ट एविडेंस को कैसे पहचानना है और कैसे हमको इसको यूज करना है अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी ज्यादा प्रिकॉशंस लेने के साथ में ये मैं अभी बताने वाली हूँ. तो जैसे कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. तो कोविड-19 के बारे में सबने सुना होगा. कोविड-19 डिजीज का नाम है और कोरोना वायरस इज द वायरस जिसकी वजह से ये डिजीज होता है. इसको सार्स वायरस भी बोला जाता है. सार्स का फुल फॉर्म है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो सार्स कोविड वायरस 2 यानी सार्स कोवी 2 करके इसका शॉर्ट फॉर्म है. ये वो वायरस है जिसकी वजह से ये डिजीज होता है. सबसे पहले ये वायरस 1960 में आया था और इसको आरएनए वायरस कहते हैं. बाकी आरएनए वायरस जो पहले हो चुके हैं उसमें से एक है एचआईवी वायरस भी, और ऐसे बहुत सारे मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम वाला वायरस, इबोला वायरस, ये सारे आरएनए वायरसेस है. और ये जो वायरसेस है ये इन्होंने हर एक टाइम पे एक अलग अलग टाइप का डेंजरस डिजीज दिया है. वायरस रिलेटेड डिजीजेस ज्यादातर डेंजरस क्यों होते हैं? क्योंकि ये किस डायरेक्शन में कभी भी जा सकते हैं. कभी ये बहुत ही माइल्ड डिजीज दे सकते हैं और कभी ये इतना सीवियर डिजीज दे सकते हैं कि आईसीयू में जाने के बाद भी पेशेंट कभी कभी नहीं बचता है. दूसरा चीज है कि वायरस रिलेटेड डिजीजेस की दवाइयां ढूंढना बहुत ही मुश्किल है. उनको ट्रीट करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि वायरसेस में म्यूटेशन बहुत फास्ट होते हैं. वायरसेस ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें म्यूटेशंस की परसेंटेज हैवी है और कंटेजियस होने का परसेंटेज भी हैवी है. यानी ये कंटेजियस भी होते हैं, इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों को जल्दी फैल जाते हैं. और इसके साथ साथ इनकी ट्रीटमेंट मुश्किल है क्योंकि हर बार आप एक ट्रीटमेंट ढूंढते हो और फिर वायरस म्यूटेट हो जाता है और वो ट्रीटमेंट उस पर चलती नहीं है. इसके लिए बेसिक सोल्यूशन होता है वैक्सीनेशन यूजुअली, और वो वैक्सीन को भी ऐसा देखा जाता है जो 2-3 टाइप के म्यूटेटेड वायरस को ट्रीट कर सकता है, तब जाके ये वैक्सीन इफेक्टिव होता है. आज हम देख रहे हैं कि बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं कि वैक्सीन जल्दी आएगा, लेकिन नहीं आ पा रहा है. उसका रीजन यही है कि हर बार जब वो लोग वैक्सीन के साथ ह्यूमन ट्रायल्स में पहुंचते हैं तब तक वायरस म्यूटेट हो चुका है. हर कंट्री में वायरस का म्यूटेशन हुआ है, हर स्टेट में वायरस का म्यूटेशन हुआ है. मुंबई में जो वायरस मिल रहा है उसका म्यूटेशन हैदराबाद की वायरस से अलग है. तो इसके कारण इस वायरस की जो बीमारी है उसको ट्रीट करना इजी नहीं है. तो कोरोना वायरस जो वायरस और कोविड-19 जो हम कहते हैं बार बार वो डिजीज है. कैन वी गो टू नेक्स्ट स्लाइड. और इसके अभी ये डिजीज स्प्रेड कैसे होता है? तो सबसे पहले है कि इसके सिम्टम्स क्या है. तो इसके सिम्टम्स जैसे कोई नॉर्मल फ्लू होता है बाकी उसके जैसे ही सिम्टम्स है. इसके फीवर होता है, इसमें कफ होता है, कोल्ड होने की या रनिंग नोज होने के चांसेस कम है कोविड में. ये सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर देखा गया कोविड से और फ्लू के बीच में, क्योंकि फ्लू का भी ये सीजन है. जुलाई टू सितंबर में भी फ्लू आता है और कोविड तो शुरू ही है जनवरी से. तो इसके लिए देखा गया है कि ये जो फ्लू है उसमें रनिंग नोज और स्नीजिंग होने के चांसेस ज्यादा है, जबकि कोविड-19 में फीवर, कॉफ भी ड्राई कफ जिसमें बाहर कुछ ज्यादा निकलता नहीं है, इस तरह का कफ ज्यादा होता है. ड्राई कफ होता है और साथ में थ्रोट पेन होता है जिसको हम सोर थ्रोट कहते हैं, जो बहुत कॉमनली देखा गया है. थ्रोट इरिटेशन होता है, यानी कि ऐसा हम जो करते हैं ना क्लियरिंग ऑफ द थ्रोट, ऐसे रिपीटेड क्लियरिंग ऑफ द थ्रोट के सिम्टम्स भी काफी ज्यादा देखे गए हैं कोविड-19 में.
इसके अलावा 2 माइल्ड सिम्टम्स जो देखे गए हैं वो है लॉस ऑफ स्मेल एंड लॉस ऑफ टेस्ट। अभी एक बात मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैक्सिमम वायरसेस ये तरह का सिम्टम्स देते हैं जिसमें स्मेल चला जाता है टेम्पररीली और टेस्ट चला जाता है। बट कोविड-19 जब से इंडिया में आया तब से ये सिम्टम बहुत ज्यादा कॉमनली देखा गया है। इनफैक्ट हमारे ऑब्जर्वेशन में जहां हमने 200 पेशेंट्स को ऑलरेडी ट्रीट करके डिस्चार्ज किया है हमारी अकेले हॉस्पिटल में, तब हमने देखा कि जिन पेशेंट्स को लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट रहा है वो पेशेंट्स रिकवर भी जल्दी करते हैं, यानी उनको यूजुअली माइल्ड डिजीज होता है। बट ये भी एक कैरेक्टर है कि अगर किसी को फीवर आ रहा है और उसके साथ लॉस ऑफ स्मेल और लॉस ऑफ टेस्ट है तो डेफिनेटली आप कोविड के साथ डील कर रहे हो। एक और सिम्टम में जो कोविड में दिखा गया है वो है लूज मोशंस। लूज मोशंस काफी वायरल डिजीजेस में, बैक्टीरियल डिजीजेस में होते हैं, बट इस पैंडेमिक के चलते अगर किसी को लूज मोशन विथ फीवर है या लूज मोशन विथ लैक ऑफ स्मेल है तो चांसेस कि ये कोविड होगा वो बहुत बढ़ जाता है। तो फीवर हो गया, कफ हो गया, ड्राई कफ और थ्रोट पेन हो गया, सोर थ्रोट और थ्रोट पेन हो गया, लॉस ऑफ स्मेल, लैक ऑफ टेस्ट, लूज मोशन, और सबसे थोड़ा फ्राइटनिंग सिम्टम है वो है ब्रीदिंग डिफिकल्टी या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, यानी सांस लेने में तकलीफ होना। ये कॉमनली कोविड में देखा गया है। ये सीवियर इसके लिए इसको सार्स कहते हैं क्योंकि इसमें ज्यादा जल्दी लंग्स पे इन्फेक्शन हो जाता है और इसकी वजह से लंग्स का जो कैपेसिटी है ब्रीथ करने का वो कम हो जाता है। वो कम होने की वजह से ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट होती है और फिर हमको लगता है कि सांस बहुत ज्यादा तेज लग रही है। तो ये है कुछ सिम्टम्स कोविड के जो फ्लू से अलग है और जो कैरेक्टरिस्टिक है, और इसमें अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ जाता है तो डेफिनेटली हम सीरियस डिजीज के साथ डील कर रहे हैं। तो कोविड हमारे अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्ट कर सकता है। अपर रेस्पिरेटरी यानी कि हमारे नोज, थ्रोट को, यानी कि फेरिंग्स जो हम साइंस में बोलते हैं, और लो रेस्पिरेटरी यानी कि हमारे ब्रोंकस और लंग्स को इन्वॉल्व करता है, उसको लो रेस्पिरेटरी बोला जाता है। तो ये सारे सिम्टम्स को कोविड-19 इंक्लूड, ये सारे सिम्टम्स है कोविड-19 के। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये हो गए सिम्टम्स। अभी ये स्प्रेड कैसे होता है? तो स्प्रेड होता है बिकॉज इसको एयरबॉर्न डिजीज नहीं बोलते, इसको बोलते हैं ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज। ड्रॉपलेट मतलब क्या? जब हम छींकते हैं या खांसते हैं या फिर इनफैक्ट ऐसा देखा गया जब हम बातें भी करते हैं तो कुछ बूंदे बनती है विच आर कॉल्ड एज ड्रॉपलेट्स, जो बाहर निकलती है हमारे फेस से विथ अ पर्टिकुलर स्पीड। जब हम स्नीज करते हैं तो ये बूंदे एक स्पीड से चल के गिरती है जमीन पे, या कॉफ करते हैं तभी भी ये बूंदे हमारे मुंह से निकलकर स्पीड से गिरती है जमीन पे या फिर सामने वाले इंसान के ऊपर। या फिर जब भी हम बातें करते हैं तभी भी ये सलाइवा के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बनते हैं, और ये जो ड्रॉपलेट्स है इनके अंदर होता है वायरस, और ये वायरस इस तरीके से इन ड्रॉपलेट से स्प्रेड होता है, इसके लिए इसको कहा जाता है ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज। ये एयरबॉर्न डिजीज नहीं है। एयरबॉर्न डिजीज का एग्जांपल है टीबी, जो हवा में उसके ऑर्गेनिजम्स घूमते हैं, बट कोविड-19 के ऑर्गेनिजम्स हवा में नहीं घूमते, ये ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज है। और ये एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज में, क्योंकि अगर ये एयरबॉर्न डिजीज होता तो अब तक पूरे इंडिया में ये डिजीज फैल चुका होता। बट ये ड्रॉपलेट बॉर्न डिजीज है, इसके लिए ये उन लोगों से जो पेशेंट है उसके करीब 2 मीटर के डिस्टेंस के अंदर अगर कोई प्रेजेंट होता है तो हो सकता है कि पेशेंट जब खांसता और छींकता है तो ये जो ड्रॉपलेट है वो सामने वाले के ऊपर गिर सकती है। अभी वो सामने वाले के ऊपर गिरने के बाद अगर वो अपना फेस टच करता है, कान, नाक, मुंह, आंख में से कुछ भी टच करता है, तो वो वायरस को एक एंट्री मिल जाता है बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए, और एंटर करने के बाद शुरू होता है वायरस का डिवीजन और फिर स्टार्ट होता है डिजीज जिसको हम कहते हैं कोविड-19। इसके लिए आपको अभी समझेगा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग को क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया गया है। मास्क को इंपॉर्टेंस दिया गया है क्योंकि जो पेशेंट है वो अगर मास्क पहन के रखता है तो फिर ये जो खांसते और छींकते वक्त जो भी ड्रॉपलेट्स प्रोड्यूस होते हैं वो ड्रॉपलेट दूर तक नहीं जा सकते और वो वहां पे ही रुक जाते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंस दिया है सोशल डिस्टेंसिंग को। अगर 2 मीटर की डिस्टेंस के अंदर कोई खड़ा होता है तो चांस है कि वो ड्रॉपलेट निकल के उस सामने वाले इंसान पर गिर सकते हैं। बट अगर हम 2 मीटर से ज्यादा दूरी बना के रखते हैं एक दूसरे से कंटिन्यूसली तो पॉसिबल है कि वो ड्रॉपलेट सीधा जमीन पे गिरेगा और किसी और इंसान पे नहीं गिरेगा। इसके लिए कोविड-19 के प्रिकॉशंस में मास्क को और सोशल डिस्टेंसिंग को एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और इसी रीजन की वजह से लॉकडाउन किया गया था, क्योंकि बिना लॉकडाउन के सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं था। इमेजिन अगर सोशल लॉकडाउन नहीं होता तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पाती और बहुत ज्यादा लोगों को ये डिजीज बहुत फास्ट स्प्रेड हो जाता था।
दूसरी चीज है कोविड 19 की कि ये अगर आपके फेस पे या आपके कपड़ों पे गिरता है और आप अपने कपड़ों को अपने हाथों से टच करते हैं और फिर वही हाथों से अपनी फेस को या अपनी आईज को या नोज को या अपने कान को टच करते हैं, तो आप अपने हाथों द्वारा ही वायरस को एंट्री देते हैं अपने बॉडी के अंदर। इसके लिए तीसरी चीज का इंपॉर्टेंस आया है जो कि है हैंड हाइजीन, यानी बार बार अपने हाथ धोने की वजह से अगर गलती से भी आपके बॉडी के ऊपर कहीं पे भी वायरस गिरा है जो आपके हाथ तक पहुंच चुका है, तो वो हाथ धोने से वो वायरस सोप वाटर से या अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से हाथ धोने पर वो वायरस या तो मर जाता है या वहां से निकल जाता है और इसके कारण वो आगे स्प्रेड नहीं हो पाता। इसके लिए तीन चीजों को बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस दिया है कोरोना वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए। एक है हैंड हाइजीन, दूसरा है फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग और तीसरा है मास्क पहनना। अगर ये तीन चीजों को हम हमारे लाइफ में नेक्स्ट 6 मंथ्स टू 1 ईयर तक रखते हैं, जब तक इफेक्टिव वैक्सीन नहीं आता है, तो हम इसका स्प्रेड एक अलग ही लेवल तक रोक सकते हैं। अभी नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे कि कैसे ये कोरोना वायरस के डिजीज को पता चलते ही आपको क्या करना है। अगर आपको लगता है कि आपको इसमें से कोई भी सिम्टम है, जैसे कि फीवर है, कॉफ है या ब्रीदिंग डिफिकल्टी है या फिर लॉस ऑफ स्मेल या लॉस ऑफ टेस्ट आया, तो इमीडिएटली अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए बाकी के लोगों से, क्योंकि जैसे मैंने कहा है सोशल डिस्टेंसिंग का इंपॉर्टेंस है। इसके लिए आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए एक रूम के अंदर और अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, ये कोविड हो सकता है कि नहीं, और अगर है तो उसके रिलेटेड क्या करना है। और उसके साथ साथ आपको और आपके घर वालों को मास्क पहन लेना है ताकि आप लोग एक दूसरे को डिजीज स्प्रेड ना करें। अपने हाथों को लगातार धोना है, एक बार धोते 20 सेकेंड तक धोना है और अपने यूटेंसिल्स, प्लेट्स और बॉटल्स को सेपरेट रखना है क्योंकि सलाइवा में भी वायरस प्रेजेंट होता है। अपनी यूटेंसिल्स को खुद ही धोना है, जो पेशेंट है उसको, और उसके बाद कोई और उसको टच करे और कोई और भी उसको अगर टच करता है तो उसको अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना है। तो इस तरीके से हम बाकी के घर के लोगों को वायरस स्प्रेड होने से रोक सकते हैं। उसके साथ साथ आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए आपको इम्यूनिटी रिलेटेड चीजें है कि अच्छी सी नींद करनी है, फुल 8 आवर्स स्लीप लेनी है, बहुत ज्यादा हाइड्रेशन रखना है, पानी अच्छे से पीना है, विटामिन लेने हैं और अपने आप को हेल्दी रखना है एक्सरसाइज और एक हेल्दी डाइट के साथ, और बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है। स्ट्रेस और पुअर ईटिंग हैबिट से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, जिससे ये वायरस बहुत जल्दी स्प्रेड हो सकता है। इसके लिए इन चीजों का ध्यान रखना है। कोई भी तरह के ओवर द काउंटर मेडिकेशंस की तरफ ना जाए। व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और फेसबुक फॉरवर्ड्स को फॉलो करके कोई मेडिसिन को जाके खरीद के खाने की कोशिश ना करें। सिर्फ अपने डॉक्टर या डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर की सलाह से ही कोई भी काम करें। नेक्स्ट स्लाइड। पानी पीना और रेगुलरली हाइड्रेशन रखना बहुत जरूरी है। और इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे हम नेक्स्ट स्लाइड सर, कि इसके साथ हमें क्या करना है कि ब्रीदिंग को देखने के लिए हमें चेक करना है कि हम हमें डीप इंस्पिरेशन लेना है और उसके बाद देखना है कि हम अपने ब्रेथ को कितने मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अगर हम अपने ब्रेथ को 45 तक काउंट करने तक होल्ड कर सकते हैं तो इसका मतलब कि डिजीज अभी तक आपके लंग तक स्प्रेड नहीं हुआ है। बट अगर ये डिजीज आपके लंग तक स्प्रेड हो चुका है तो फिर आपको एडमिट होने की जरूरत हो सकती है। और इसका इनडायरेक्ट इंडिकेशन या इनडायरेक्ट एविडेंस मिलता है कि आप अपना एक ब्रेथ पे 45 तक काउंट नहीं कर सकते। उसके लिए सिंपल काम करना है, एक डीप ब्रेथ लेना है यानी डीप इंस्पिरेशन लेना है और अपने मन में ही 1 to 45 तक गिनने की कोशिश करनी है और 45 गिनने के बाद ही ब्रेथ को छोड़ना है। अगर आपके लंग्स में कुछ डिजीज स्प्रेड हो चुका है तो शायद आप 12 या 15 में ही अपनी ब्रेथ को छोड़ देंगे और इसका मतलब है कि आपको डिजीज सीवियर हो रहा है और आपको एडमिट होना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड। अभी है कि हम ब्लड रिपोर्ट से इस चीज को कैसे समझे। तो ये ब्लड रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस ये है कि कोविड-19 में आपको जो ब्लड रिपोर्ट मिलता है वो एब्सोल्युटली नॉर्मल दिखने लगता है। यानी आपको ऐसा लगेगा कि यार ये ब्लड में तो कुछ इन्फेक्शन ही नहीं दिख रहा, तो मुझे कोविड-19 कैसे हो सकता है, या इस पेशेंट जिसका ब्लड ग्रुप में जिसका रिपोर्ट मैंने शेयर किया उसको इन्फेक्शन कैसे हो सकता है। तो इसके लिए हम दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजों को देखते हैं। उसमें एक आता है हमारा WBC काउंट, एक आता है हमारा न्यूट्रोफिल्स और दूसरा है हमारा लिम्फोसाइट काउंट। अभी जिन लोगों ने 12th स्टैंडर्ड कर लिया है तो उनको पता है कि हमारे बॉडी में जो WBCs होते हैं उसके कुछ 5 टाइप होते हैं।
उसमें से न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स ये सब हमारे बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी बॉडी में कोई भी तरह का इंफेक्शन आता है तो हमारी बॉडी इसको फाइट करती है डब्ल्यूबीसी के थ्रू। तो आइडियली डब्ल्यूबीसी बढ़ना चाहिए। बट कोविड-19 और इसके कोरोना वायरस और उसके जैसे कुछ और वायरसेस है जो इस तरीके से हमारे बॉडी पे एक्ट करते हैं कि हमारा डब्ल्यूबीसी या तो नॉर्मल रहेगा या तो कम हो जाएगा। और उसमें भी स्पेसिफिकली डब्ल्यूबीसी के जो 5 टाइप के सेल है उसमें सबसे स्पेसिफिकली आता है हमारा लिम्फोसाइट्स। ये जो लिम्फोसाइट्स जो सेल है वो सबसे ज्यादा कम हो जाते हैं कोविड-19 में। आप यहाँ पे देख रहे हो लिम्फोसाइट 17 दिख रहा है, जबकि नॉर्मल रेंज ऑफ लिम्फोसाइट्स होता है 20 to 30। कुछ पेशेंट्स में ये लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो 5 या फिर 0 तक मिल सकते हैं। और जितना कम आपका लिम्फोसाइट है उतना सीरियस डिजीज होने का चांसेस होता है। तो कोविड-19 के पेशेंट्स में जैसे ही मैं सीबीसी ऑर्डर करती हूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं देखना चाहती हूँ वो है डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स, और इसके बाद नेक्स्ट चीज जो मैं देखती हूँ वो है हीमोग्लोबिन। तो सबसे पहले डब्ल्यूबीसी में मैं क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ, जब भी मैं कोई ब्लड टेस्ट ऑर्डर करती हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं वहां पे क्या एक्सपेक्ट करती हूँ। तो अगर मैंने डब्ल्यूबीसी ऑर्डर किया तो मुझे डब्ल्यूबीसी में एक्सपेक्टेशन यही है कि अगर ये कोविड है तो ये डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रहेगा या नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम, इतना कम कि हमको 1800 और 2000 जितने डब्ल्यूबीसी काउंट भी मिल सकते हैं। तो ये नॉर्मल है। अगर ये 10,000 या 11,000 से ज्यादा होते हैं तो चांसेस है कि ये अकेले कोविड नहीं बट उसके साथ साथ मैं और कोई डिजीज के साथ भी डील कर रही हूँ। और ऐसा बहुत बार देखा गया कि जिन पेशेंट्स को कोविड है उनको दूसरे इन्फेक्शंस भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पुअर होती है। तो उन पर्टिकुलर केसेस में मुझे डब्ल्यूबीसी ज्यादा मिलेंगे, नहीं तो मैक्सिमम कोविड-19 केसेस में मुझे डब्ल्यूबीसी या तो नॉर्मल मिलेंगे या फिर नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम। दूसरी चीज है कि मैं न्यूट्रोफिल्स देखूंगी। न्यूट्रोफिल्स का नॉर्मल रेंज होता है 70 to 90%। अभी ये केस 70 to 80%, ये केस में आप देखोगे न्यूट्रोफिल्स एब्सोल्युटली नॉर्मल है, 70 to 80 के बीच में आ रहा है। बिकॉज ये न्यूट्रोफिल्स नॉर्मल है ये और ज्यादा स्ट्रांगली इंडिकेट करते हैं कि हम कोविड के साथ डील कर रहे हैं। अगर कोविड को छोड़ के ये और कोई इन्फेक्शन होता था तो न्यूट्रोफिल्स मुझे 80 से ज्यादा मिलते थे, कभी कभी 85 to 90 भी मिल सकते हैं। इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि मैं न्यूट्रोफिल्स को देखूं और साथ साथ मैं लिम्फोसाइट्स को देखूं। लिम्फोसाइट्स 20 to 30 नॉर्मल होता है, 20 से कम लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं लिम्फोसाइटोपीनिया, यानी कि लिम्फोसाइट्स नॉर्मल से कम हो गए। और ये स्पेसिफिकली देखा गया कोविड में क्योंकि ये वायरस लिम्फोसाइट्स को बहुत फटाफट डिस्ट्रॉय कर देता है जिसके कारण बॉडी की इम्यूनिटी खत्म। ऐसा सेम पिक्चर देखा जाता है डेंगू वायरस में एज वेल एज HIV वायरस में। बट इस पैंडेमिक के चलते हुए ऑब्वियसली हम कोविड-19 के बारे में पहले सोचते हैं और नेक्स्ट फीचर हमारा होता है डेंगू के बारे में सोचना और उसके लास्ट होता है HIV के बारे में सोचना। तो सबसे कॉमन इस पैंडेमिक में देखा गया है कि लिम्फोसाइट्स बहुत कम होते हैं और जितने लिम्फोसाइट्स कम होते हैं उतना सीवियर पिक्चर मिलता है। तो उसके लिए हमने एक रेशियो बनाया है कोविड टास्क फोर्स ने, जिसको हम कहते हैं न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट रेशियो, जिसमें हम न्यूट्रोफिल डिवाइडेड बाय लिम्फोसाइट लेते हैं। यानी कि इस पेशेंट के केस में मैं लिखूंगी न्यूट्रोफिल डिवाइडेड बाय लिम्फोसाइट यानी कि 74 डिवाइडेड बाय 17। ऑब्वियसली इसका जो भी आंसर मिलेगा इट इज अराउंड 5 to 6, 74 डिवाइडेड बाय 17। तो दैट मीन्स कि ये रेशियो जो है ये मोर देन 3.5 है। जब भी कोई पेशेंट पे ये रेशियो मुझे मोर देन 3.5 मिलता है इसका मतलब ये पेशेंट को आगे चल के डिजीज सीरियस हो सकता है, ऐसे पेशेंट को एडमिट करना जरूरी है। तो इसके लिए न्यूट्रोफिल्स और लिम्फोसाइट्स और डब्ल्यूबीसी को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है और न्यूट्रोफिल टू लिम्फोसाइट रेशियो कैलकुलेट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। इसके बाद लास्ट एक इंपॉर्टेंट आता है हीमोग्लोबिन को देखना। हीमोग्लोबिन को देखना और प्लेटलेट को देखना। अभी हीमोग्लोबिन मेरे लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट है क्योंकि बस मुझे पेशेंट का एक न्यूट्रिशनल वैल्यू समझ में आता है। अगर ये हीमोग्लोबिन किसी का बहुत कम है यानी 7 या 6 से कम है तो उसकी इम्यूनिटी और भी कम हो जाती है और उसको सीवियर डिजीज होने की शक्यता होती है। तो उस पेशेंट को मैं आयरन की इंजेक्शन या आयरन के टैबलेट्स बाहर से देती हूँ ताकि उसकी इम्यूनिटी इंक्रीज हो सके। बाकी कोविड के रिलेटेड हीमोग्लोबिन में ज्यादा चेंजेस नहीं है।
दूसरा पैरामीटर आता है प्लेटलेट काउंट, जो आप इस पेशेंट में देख सकते हो 3,02,000 जो कि एब्सोल्युटली नॉर्मल है। 150 to 410 यानी 1,50,000 से 4,10,000 नॉर्मल होता है, ये पेशेंट का 3,02,000 है जो नॉर्मल है। बट कुछ पेशेंट्स में ऐसा देखा गया है कि कोविड जो होता है वो इस तरीके से प्लेटलेट को सप्रेस कर लेता है कि प्लेटलेट नए प्लेटलेट्स मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस ही नहीं हो पाते। इसके लिए चांसेस है कि आपको ये 302 की जगह पे 78 या 80,000 यानी 78,000 या 80,000 जैसा नंबर मिल सकता है, वो भी इंडिकेट करता है कि पेशेंट को सीवियर कोविड का डिजीज है। और जैसे ये प्लेटलेट काउंट, जब मैं पेशेंट का सीबीसी रिपीट करती हूँ 2-3 दिन बाद, अगर ये प्लेटलेट काउंट इंप्रूव होता है, दैट मीन्स ये पेशेंट भी अभी इंप्रूव होने वाला है। सिमिलरली न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट में भी अगर उसका लिम्फोसाइट इंप्रूव होने लगता है, 20 के अंदर आने लगता है, 20 के ऊपर आने लगता है, तो इसका मतलब मेरा पेशेंट इंप्रूव हो रहा है। तो ये था बेसिक आइडिया जो मुझे सीबीसी से मिलता है कोविड-19 का एक इनडायरेक्ट एविडेंस। बट ये सेम पिक्चर डेंगू वायरस में भी देखा गया है, बट बिकॉज ये पैंडेमिक शुरू है तो कोविड-19 का सस्पिशन ज्यादा रहता है, और नेक्स्ट सस्पिशन हम डेंगू का जरूर लेते हैं इसमें। कैन आई गेट द नेक्स्ट स्लाइड धीरज सर? तो ये होता है ब्लड टेस्ट के रिलेटेड। अभी नेक्स्ट आता है चेस्ट एक्सरे। अभी चेस्ट एक्सरे के रिलेटेड मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट पहले बताना चाहती हूँ कि ये है एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे। इसमें जो आपको ब्लैक शेडोज दोनों साइड दिख रहे हैं, राइट एंड लेफ्ट पे, ये दोनों है लंग्स का शेडो। और बिकॉज लंग्स के अंदर एयर होता है, इसके कारण वो जो एक्सरे के जो रेज होते हैं वो क्लियरली वहां से पास हो जाते हैं और हमको ब्लैकिश शेडो मिलता है। और बीच में सेंटर में जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो है हमारा स्पाइन, और उसके साथ में जो है वो है हार्ट। तो ये स्पाइन और हार्ट जो है, इनके थ्रू एक्सरेज के जो रेज है वो क्लियरली पास नहीं हो पाते, इसके लिए यहाँ पे हमको ओपेक शेडो मिलता है। तो जहां पे एयर होता है वहां पे हमको ब्लैक शेडो मिलता है, और जहां पे एयर नहीं होता है, बोन होता है, ब्लड होता है या मसल होता है, तो हमको व्हाइटिश शेडो मिलता है। इसके लिए हार्ट में मसल होता है, ब्लड होता है, इसके लिए हार्ट का शेडो व्हाइटिश है और लंग्स का शेडो ब्लैकिश है। तो ये नॉर्मल चेस्ट एक्सरे मैंने आपको इसके लिए बताया क्योंकि नेक्स्ट जब मैं आपको कोविड का एक्सरे दिखाऊंगी तो आप देखोगे कि ये जो दोनों साइड पे ब्लैक शेडो है लंग के, वो किस तरीके से व्हाइट हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड दीजिए सर। ये है टिपिकल कोविड एक्सरे। इसमें आप देखोगे कि लंग का ब्लैक शेडो तो हार्डली 10 to 20% दिखाई दे रहा है, और बाकी का जो शेडो है वो बिल्कुल ही व्हाइटिश हो गया है। तो इस व्हाइटिश तरह के जो ये शेडोज जो हमको दिख रहे हैं, ये एक्चुअली होते हैं कोविड लंग के शेडोज। क्योंकि क्या होता है कोविड में जो लंग्स के अंदर, अभी ये रेस्पिरेटरी सिस्टम आई थिंक 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का हुआ है, 11th के बच्चों का आई एम नॉट श्योर, बट उनको पता है कि लंग्स के अंदर एल्वोलाई होते हैं, और एल्वोलाई जो है वो बलून जैसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर भरता है। जैसे ही हम इनहेल करते हैं उसके अंदर एयर भरता है जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, और उसके बाद वो ऑक्सीजन ब्लड में एंटर करता है। और जब हम एक्सेल करते हैं तो वो एल्वोलाई के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को हम एक्सेल करते हैं। अब कोविड में क्या हो जाता है कि ये जो एल्वोलाई है, जो बलून के स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एयर होना चाहिए था, उसमें एयर के बदले पस भर गया है या फिर पानी भर गया है। और ये पस और पानी भरने की वजह से अभी उसके अंदर एयर नहीं बचा है, और इसकी एक्सरेज की जो रेस है वो वहां पे पास नहीं हो पाते। इसके कारण आपको उस एरिया में भी व्हाइट कलर की शेडोज मिलते हैं। तो आप दोनों तरफ देख सकते हो। प्रीवियस एक्सरे में आपने देखा था कि कैसे आपको ब्लैक कलर के शेडो मिल रहे थे, और ये इसमें आप देखोगे कि कितना ज्यादा आपको व्हाइट शेडोज मिल रहा है। और ये शेडो जो है वो हार्ट के शेडो की तरह कंटिन्यूस है, बीच में व्हाइट है, थोड़ा बीच में ब्लैक है, थोड़ा बीच में व्हाइट, क्योंकि टाइम पे सारे एल्वोलाई नहीं डिजीज हो जाता, सारे एल्वोलाई में डिजीज नहीं फैल जाता है। कुछ एल्वोलाई में अभी भी एयर भर रहा है और कुछ एल्वोलाई में पानी भर चुका है। तो इसके कारण, पानी भरने के कारण या फिर पस भरने के कारण एक्सरेज वहां पे पास नहीं होता है और उसका व्हाइटिश शेडो मिलता है। इस व्हाइटिश शेडो को हम लोग मेडिकल टर्म्स में बोलते हैं होमोजीनस ओपेसिटी। होमोजीनस ओपेसिटी इसके लिए मैं आपके साथ डिस्क्राइब कर रही हूँ क्योंकि जब भी आप एक्सरे का रिपोर्ट देखोगे तो आपको ये क्लियर कट दिखाई देगा कि उन्होंने लिखा होगा होमोजीनस ओपेसिटी सीन ऑन राइट साइड और होमोजीनस ओपेसिटी सीन ऑन बोथ राइट एंड लेफ्ट साइड। तो जब ये होमोजेनस ओपेसिटी दिखता है तब इंडिकेशन है कि पेशेंट का स्प्रेड हो गया है और इसको कहा जाता है निमोनिया।
निमोनिया है, पेशेंट को कैसे समझे, तो इस तरह का के व्हाइट जिसमें बीच में ब्लैक बीच व्हाइट है, इस तरीके के जो शेड मिलते हैं उसका मतलब है कि निमोनिया हो गया है। और ये कोई भी लंग की डिजीज में, कोई भी ट्यूबरक्लोसिस रिलेटेड भी जब निमोनिया होता है तो भी आपको ऐसा व्हाइटिश शेडोज दिखेगा, जो इंडिकेट करता है कि पेशेंट को निमोनिया हुआ है। क्योंकि निमोनिया चाहे जो भी हो, मैकेनिज्म वही है कि एल्वेलाई के अंदर पस या फिर पानी इकट्ठा हो जाता है और वो ऐसा व्हाइटिश दिखता है। अभी कोविड में अलग ऐसा है कि ये यूजुअली जो ये व्हाइटिश शेडो है वो हमेशा दोनों लंग्स में साथ में दिखते हैं, राइट एंड लेफ्ट। कोविड और कुछ और 2-3 डिजीज की स्पेशलिटी है जो हमेशा दोनों लंग्स को साथ में इन्वॉल्व करते हैं, एक लंग को इन्वॉल्व नहीं करते। कि दूसरी साइड पे आप ट्यूबरक्लोसिस को देखोगे, अभी मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है सब लोगों को? हाँ 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 मैम आ रहा है। और ऐसे 2-3 और वायरसेस है जिनकी निमोनिया में स्पेसिफिक है कि आपको दोनों साइड पे व्हाइटिश शेडो दिखेंगे, राइट एज वेल एज लेफ्ट लंग, दोनों में व्हाइटिश शेडो दिखेंगे। तो ये होता है टिपिकल कोविड लंग। जब भी मेरे कोई रेसिडेंट मुझे कॉल करते कि मैडम एक्सरे, या मुझे फोटो भेजते इस तरह के एक्सरे का, तो मैं श्योर हूं कि ये पेशेंट को सीवियर डिजीज है और उसका ऑक्सीजन लेवल अभी कम होने शुरू होगा। अभी ऑक्सीजन लेवल क्यों कम होता है इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। 12th स्टैंडर्ड को शायद समझेगा, 11th को इतना क्लियरली नहीं समझेगा, बट स्टिल लेट मी ट्राई। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपके एल्वेलाई का फंक्शन क्या है कि जो भी आप इनहेल करते हो वो सारा ऑक्सीजन एल्वेलाई में कलेक्ट हो जाना चाहिए। फिर एल्वेलाई के बाजू में होते हैं पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, यानी कि लंग के ब्लड वेसल्स। तो ये सारा ऑक्सीजन जो एल्वेलाई में होता है वो उस ब्लड के अंदर एंटर करता है। जो सारा ऑक्सीजन हमने इनहेल किया है वो एल्वेलाई से निकलकर ब्लड के अंदर जाता है, ठीक है। और जैसे ये एल्वेलाई से ऑक्सीजन निकलकर ब्लड के अंदर जाता है, ये ब्लड पूरे बॉडी में फैलता है और पूरे बॉडी को ऑक्सीजन पहुंचाता है, जिसके कारण पूरे बॉडी में जो साइकिल है, रेस्पिरेटरी साइकिल, वो होता है और एटीपी प्रोड्यूस होता है। अभी कोविड में या कोई भी तरह के निमोनिया में ऐसा हो जाता है कि एल्वेलाई के अंदर पानी भर जाता है। पानी भरने के कारण ऑब्वियसली अगर आपने कोई ग्लास लिया जिसके अंदर पानी है तो उसके अंदर एयर तो कम ही भरेगा। पहले अगर उसके अंदर 200 ml एयर भर पा रहे थे तो अभी 100 ml वाटर होने की वजह से आप सिर्फ 100 ml एयर भर पाओगे। तो इमेजिन करो एक बलून को जिसके अंदर ऑलरेडी पानी है, तो उसके अंदर आप कितना एयर डाल पाओगे? पहले से तो 50% या 10% कम डाल पाओगे। तो अगर एयर कम हुआ तो वो एयर के अंदर का ऑक्सीजन भी कम हो जाता है, उसके कारण एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है। और जैसे ही एल्वेलाई के अंदर ऑक्सीजन कम हो जाता है, ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन एल्वेलाई से ब्लड में एंटर करता है वो भी कम हो जाता है, और इसकी वजह से पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन कम हो जाता है। वो ऑक्सीजन कम होने की वजह से पेशेंट को ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट होती है। और ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी जो स्टार्ट होती है उसको हमको इनडायरेक्टली पता चलता है जब हम उसका ऑक्सीजन लेवल मेजर करते हैं। तो वो ऑक्सीजन लेवल जो है वो नॉर्मल से कम हो जाता है। अभी भी क्लियर नहीं आ रहा है वॉइस? आ रहा है मैम, आ रहा है। ओके, ठीक है। तो इसकी वजह से ऑक्सीजन लेवल बॉडी में कम हो जाता है और उसके कारण ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट होता है। और ये होता है हर एक डिजीज में, इंक्लूडिंग ट्यूबरक्लोसिस जिसमें निमोनिया होता है। अभी कोविड में ये इतना सीवियर क्यों होता है? क्योंकि कोविड राइट एंड लेफ्ट दोनों लंग को इंक्लूड कर देता है। तो जब दोनों ही लंग का कैपेसिटी कम हो जाता है तो ऑक्सीजन बॉडी में ड्रास्टिकली कम हो सकता है, और उसके कारण डिजीज जो है वो बहुत जल्दी आगे बढ़ने लगता है और स्प्रेड होने लगता है और सीरियस होने लगता है। तो ये था कोविड का लंग जिसमें आपको टिपिकल ये फीचर्स दिखेंगे। अभी मैं आपको एक सीटी स्कैन का पिक्चर दिखाती हूँ कि कोविड में सीटी स्कैन कैसे दिखता है। नेक्स्ट स्लाइड दिखाइए। तो कोविड में हम जैसे एक्सरे कर लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं कि पेशेंट का हम सीटी स्कैन करें। सीटी स्कैन जो होता है उसका लंग से बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि हम उसमें
एवरी 0.1 mm ऑफ सेगमेंट लंग का देख सकते हैं। एक्सरे में तो आप एक ग्रॉसली 10 सेंटीमीटर या 11 सेंटीमीटर का पिक्चर दिखते हैं, बट हर एक 0.1 mm का पिक्चर अगर लंग का देखना है कि हर एक 0.1 mm लेवल पे लंग्स में क्या हो रहा है, तो वो सिटी स्कैन में हेल्प होता है। तो सिटी स्कैन में जैसे आप देखोगे, सर आप थोड़ा जूम कर सकते हो सिटी स्कैन को। तो सिटी स्कैन में आप देखोगे कि कैसे आपको व्हाइटिश कलर के शेडोज दिख रहे हैं। ये लोअर जो पार्ट है सिटी स्कैन का लंग्स का, ये जो ब्लैक शेडोज दिखते हैं वो नॉर्मल सिटी स्कैन में कंप्लीटली ब्लैक होते हैं, बट अभी ये जो व्हाइट बीच बीच में शेडोज मिल रहे हैं वो व्हाइट हो चुके हैं बिकॉज लंग्स के अंदर लंग्स के एल्वेलाई के अंदर पानी भर गया है। तो ये जो व्हाइट शेडोज जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। यानी किसी भी पेशेंट को कोविड होगा तो उसके सिटी स्कैन के रिपोर्ट में लिखा होगा ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी, यानी कि व्हाइटिश पिक्चर को ग्लास की तरह देखा जाता है और व्हाइटिश कलर का ग्लास को ग्राउंड ग्लास कहा जाता है रेडियोलॉजी में। तो ये ग्राउंड ग्लास जैसा पिक्चर आपको दिखता है सिटी स्कैन में, और ये भी आप देखोगे कि आपको लंग्स के राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे दिखेगा। तो राइट और लेफ्ट साइड दोनों साइड पे व्हाइट कलर के जो पैच शेडोज है, जो पैचेस है वो बढ़ जाते हैं। ये व्हाइट डॉट्स जो है इसको हम पैचेस बोलते हैं, और इसके लिए जब हम सिटी स्कैन का रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें लिखा होता है ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी प्रेजेंट, पैची कंसोलिडेशन प्रेजेंट। कंसोलिडेशन का मीनिंग होता है निमोनिया, और पैची का मतलब ये जो व्हाइट डॉट्स है इनको पैचेस कहा जाता है। तो पैची कंसोलिडेशन यानी पैच व्हाइट डॉट्स के निमोनिया पेशेंट के लंग्स में हो चुके हैं। और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी यानी जब हम ग्राउंड ग्लास ऐसा वर्ड देखते हैं तो हम श्योर हो जाते हैं कि ये कोविड ही है। और ये जब दोनों लंग्स में होता है राइट एंड लेफ्ट, तो वो और स्ट्रांगली बताता है कि ये कोविड इन्फेक्शन है और इसको हमको अभी सीवियर की तरह ट्रीट करना है, नहीं तो ये पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा। तो ये था सिटी स्कैन रिलेटेड फीचर। तो मैंने आपको ब्लड रिलेटेड बता दिया कि कोविड का एविडेंस कैसे मिलता है। दूसरा मैंने बता दिया कि एक्सरे पे कोविड का एविडेंस कैसे मिलता है। अभी नेक्स्ट आता है और कुछ एक इम्पोर्टेंट टेस्ट होता है जिसको हम लोग यूजुअली हॉस्पिटल में करते हैं, उसको हम कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस। सर नेक्स्ट स्लाइड लीजिए। तो हम लोग बहुत कॉमनली, इसको जूम करिएगा, हम लोग बहुत कॉमनली जो हमको पेशेंट के रिलेटेड ट्रीटमेंट में अगर कुछ आगे जानना है तो हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट करते हैं जिसको हम कहते हैं आर्टीरियल ब्लड गैस। अभी ये कंप्लीटली आपके लिए नया टॉपिक है, इवन एमबीबीएस के बच्चों के लिए भी नया टॉपिक है। कैन वी म्यूट अदर्स? तो ये जो टेस्ट है आर्टीरियल ब्लड गैस वो एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जो यूजुअली एमबीबीएस के बच्चों को भी नहीं समझ में आता, एमडी लेवल पे समझ में आता है। बट मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत क्लियर कट एविडेंस मिलता है 3-4 चीजों को मिला के, तो उसमें ये तीसरा चीज है। एक चीज हो गया ब्लड टेस्ट, दूसरा चीज हो गया एक्सरे या सिटी स्कैन, तीसरा चीज होता है आर्टीरियल ब्लड गैस। आर्टीरियल ब्लड गैस एक ऐसा ब्लड टेस्ट है जो आपके नॉर्मल ब्लड टेस्ट की तरह नहीं है कि जो आप गए लैब में और आपने बोला मेरा ब्लड निकालो, ये ऐसा नहीं होता है। इसमें हम लोग बॉडी की आर्टरीज को लोकेट करते हैं और सिर्फ एक डॉक्टर या नर्स ही इसको कलेक्ट कर सकता है, कोई लैब टेक्नीशियन नहीं कलेक्ट कर सकता। वो आर्टरी को लोकेट करते हैं और वो आर्टरी के अंदर सिरिंज डाल के आर्टरी का ब्लड कलेक्ट करते हैं। जो भी आप लैब टेस्ट करते हो, लैब में जो भी टेस्ट होता है वो सब वेन का ब्लड कलेक्ट होता है, बट ये जो टेस्ट मैं बता रही हूँ इसमें आर्टरीज का ब्लड कलेक्ट होता है। ये टेस्ट का कॉस्ट ऑलमोस्ट 800 to 900 रुपीज है और इसका मशीन कंप्लीटली अलग होता है। इसको हम इमरजेंसी सिचुएशंस में यूज करते हैं, इसके लिए हर एक हॉस्पिटल में ये ब्लड गैस का मशीन प्रेजेंट होता ही है। और ये मशीन जैसे कि हमारे लिए एक रामबाण की तरह काम करता है, क्योंकि एक डॉक्टर जब पेशेंट को देखता है कि सीरियस हुआ है तो नेक्स्ट स्टेप जो वो करता है वो है आर्टीरियल ब्लड गैस। जैसे हम आर्टरीज में जाके हम इसका ब्लड कलेक्ट करते हैं, वेन्स में नहीं कलेक्ट करते हैं, उसके बाद इसको उस मशीन पे उस ब्लड के एक ड्रॉप को डाला जाता है और 5 मिनट के अंदर मुझे ये रिपोर्ट तैयार होके मिलता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये रिपोर्ट मुझे 5 मिनट्स के अंदर मिलता है ताकि मैं इमरजेंसी को एक इमरजेंसी की तरह जल्दी हैंडल कर सकूं। अभी इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं ये ब्लड गैस रिपोर्ट में देखती हूँ, सर आप थोड़ा जूम करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो इसमें थर्ड मार्किंग आपको दिख रहा है, एक है पीएच, फिर उसके बाद है पीसीओ2 और थर्ड मार्किंग है पीओ2। पीओ2 यानी कि ये मुझे आर्टरी में ऑक्सीजन का लेवल क्या है वो बताता है। और आर्टरीज का ऑक्सीजन का लेवल जो है वो डायरेक्ट लेवल है कि बॉडी के अंदर क्या ऑक्सीजन कितने लेवल का एंटर हो रहा है।
और जब मुझे ये आर्टरी का ऑक्सीजन का लेवल 80 to 100 के बीच में मिलता है, तब मैं श्योर होती हूँ कि ये पेशेंट एकदम ठीक है, इसको सीवियर डिजीज नहीं है। जैसे कि आप ये पेशेंट का आर्टीरियल ब्लड गैस देख सकते हो, इसका 97 आ रहा है। ये PO2 लेवल मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका आर्टीरियल ब्लड गैस अगर 80 to 100 के बीच में आ रहा है, दैट मीन्स ये पेशेंट को निमोनिया नहीं हुआ है, ये पेशेंट का लंग्स बहुत एफिशिएंटली काम कर रहा है। समझ गए सब लोग? तो ये होता है ये एबीजी का इंपॉर्टेंस, कि उसमें ऑक्सीजन लेवल मुझे समझ में आता है, और ये डायरेक्ट एविडेंस है कि लंग्स के अंदर कितना ऑक्सीजन है, हार्ट के अंदर कितना ऑक्सीजन है। जब मैं वेन्स में करती हूँ तो ये वैल्यू मुझे ऑलमोस्ट 50-60 का मिलेगा, बट जब मैं आर्टरी में ये टेस्ट करती हूँ तो मुझे एकदम प्रॉपर एविडेंस मिलता है इसका। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे पैरामीटर्स है, जिसका एक अलग ही लेवल का इंपॉर्टेंस है मुझे टोटल डिसीजन लेने में। बट आप लोग के लेवल तक सिर्फ इतना समझना इंपॉर्टेंट है कि आर्टीरियल ब्लड गैस के अंदर PO2 जो मुझे मिलता है, वो मेरे लिए एक रामबाण है डिसाइड करने के लिए ये पेशेंट को मुझे आईसीयू भेजना है या वार्ड में रखना है। ठीक है, अभी इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ एक एब्नॉर्मल आर्टीरियल ब्लड गैस कैसा दिखता है। सर नेक्स्ट पिक्चर करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। जूम करेंगे इसको। अभी ये जो एब्नॉर्मल ब्लड गैस थोड़ी देर पहले ही मुझे मेरे एक रेसिडेंट डॉक्टर ने भेजा था एक पेशेंट के रिलेटेड। इसमें आप देख सकते हो PO2 लेवल, PO2 लेवल जो आप देख रहे हो सिर्फ 64, जबकि नॉर्मल रेंज है 83 से 108 तक, बट इसका PO2 लेवल सिर्फ 64 है। यानी कि ये पेशेंट की बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम होना स्टार्ट हो चुका है, और ये 64 यानी कि ग्रॉसली बहुत कम हो चुका है। ये पेशेंट को मुझे बाहर से कम 3 to 4 लीटर का ऑक्सीजन देना पड़ेगा, और चांसेस है कि ये पेशेंट का कंडीशन थोड़े 2-3 घंटे में खराब हो सकता है। तो ऐसे पेशेंट को मैं आईसीयू शिफ्ट करती हूँ, और मुझे इससे ये भी पता चल गया कि इसके लंग्स में डिजीज सीवियर तरीके से फैल चुका है, इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो ये ब्रीदिंग डिफिकल्टी स्टार्ट हो सकती है, और इसको जल्दी से जल्दी आईसीयू में अगर नहीं भेजा तो ये इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो सकती है, जैसे कि वो कोलैप्स भी हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से। तो ये आर्टीरियल ब्लड गैस जो मुझे 5 मिनट्स में मिलता है, ये मुझे बहुत जल्दी हेल्प करता है डिसाइड करने के लिए मुझे पेशेंट को ऑक्सीजन देना है कि नहीं, और ऑक्सीजन देने के बाद में मुझे इसके साथ कैसे डील करना है। तो ये है इंपॉर्टेंस आर्टीरियल ब्लड गैस का। ये PO2 64 यानी कि पूरे बॉडी में और पूरे बॉडी में, लंग्स में और हार्ट में PO2 कम है। इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स है जो मुझे कंबाइंड डिसीजन के लिए हेल्प करते हैं, बट आप सिर्फ इसको समझ लो। तो अभी मेरे पास ब्लड टेस्ट हो गया, मेरे पास एक्सरे और सिटी स्कैन हो गया, जिसमें मुझे पता चल गया कि ये सीवियर है। फिर मुझे कंफर्म करने के लिए मेरे पास आर्टीरियल ब्लड गैस हो गया, जिसमें मुझे पता चलता है कि ये सीवियर है, यानी कि इसका लंग इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हो चुका है, और ये मुझे डिसाइड करने के लिए हेल्प करता है कि ये पेशेंट को ये पेशेंट कोविड है सबसे पहले, और ये पेशेंट को मुझे एडमिट करना है आईसीयू के अंदर। दूसरा एविडेंस ये है कि ऑब्वियसली पैंडेमिक के चलते हुए ये सारे फीचर्स जब हम देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं ये कोविड है, बट एट द सेम टाइम कोविड का टेस्ट करना भी जरूरी है। कोविड के टेस्ट को कहा जाता है RT-PCR। RT का फुल फॉर्म है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, और PCR यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ये एक सिंपल सा टेस्ट है जिसमें एक पेंट ब्रश जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, जिसको पेशेंट के नाक में और पेशेंट के मुंह में डाला जाता है, और वहां से जो उसका म्यूकोजा है या फिर उसका म्यूकस है जो बॉडी में, उसको कलेक्ट किया जाता है। फिर वही म्यूकस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाता है कि उसके अंदर वायरस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जो फर्स्ट पिक्चर में मैंने आपको कोरोना वायरस का दिखाया था, वैसा पिक्चर माइक्रोस्कोप के अंदर अगर दिखता है तो अभी मेरा कंप्लीटली कंफर्म हो जाता है कि ये पेशेंट को कोविड का डिजीज है, यानी कि उसको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है। तो अभी क्या क्या चीजें मैंने की, इनडायरेक्ट एविडेंस के लिए मैंने CBC किया, एक्सरे किया, उसके बाद मैंने सिटी स्कैन किया कंफर्म करने के लिए कि ये सीवियर है कि माइल्ड डिजीज है। फिर मैंने सिटी स्कैन के साथ डबल श्योर होने के लिए आर्टीरियल ब्लड गैस किया, जिससे मुझे पता चलता है कि ये कितना सीवियर है। और फिर मेरा नेक्स्ट टेस्ट है RT-PCR। कुछ पेशेंट्स RT-PCR पहले करके ही ऑलरेडी आते हैं, जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। अगर उसके पास RT-PCR नहीं भी है तो भी मैं पेशेंट का ट्रीटमेंट इमीडिएटली स्टार्ट कर सकती हूँ, और जब भी RT-PCR का रिजल्ट आएगा तभी मेरा सिर्फ डायग्नोसिस कंफर्म होता है। तो इस तरीके से हम पेशेंट की रिपोर्ट, क्योंकि आप लोग पढ़ते रहोगे कि 24 to 48 आवर्स तक कभी कोविड की रिपोर्ट पेशेंट्स को नहीं मिलते हैं, तो उस टाइम पे हम पेशेंट का ट्रीटमेंट कोई भी तरीके से डिले नहीं करते, हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, और कोविड की रिपोर्ट से बस हमको कंफर्मेशन मिलता है कि हम राइट ट्रीटमेंट लाइन पे है।
तो ये होता है 5वां टेस्ट टू कंफर्म कि कोविड है। अभी एक इनडायरेक्ट टेस्ट की, जैसे ही कैजुअलिटी में यानी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में मेरे पास पेशेंट आता है, तब समझो मेरे पास आर्टीरियल ब्लड गैस करना भी पॉसिबल नहीं है, तो मैं एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट यूज करती हूँ जो मुझे बताता है कि ये पेशेंट को कितना सीरियस डिजीज है। तो वो इंस्ट्रूमेंट मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में दिखाऊंगी। सर नेक्स्ट स्लाइड कीजिए। वो इंस्ट्रूमेंट है पल्स ऑक्सीमीटर। पल्स ऑक्सीमीटर के बारे में आप लोग बहुत ज्यादा न्यूज में, गूगल पे, यूट्यूब पे डेफिनेटली देखते रहेंगे। पल्स ऑक्सीमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके लिए आपको ब्लड तक कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। आप बस उसको अपने कोई भी फिंगर पे अटैच कर दीजिए और टोटल 1 मिनट के लिए वेट कीजिए उसकी रीडिंग आने के लिए। तो आप इसमें 2 रीडिंग्स देख सकते हो, 97 और 76 की, और इसके बीच में क्योंकि फोटो इतना क्लियर नहीं है, उसके नीचे 97 के नीचे जो लिखा है वो है SpO2, यानी कि सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑन द पल्स। SpO2 यानी कि ये पर्सन के पल्स के थ्रू हमको पता चलता है कि उसकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या है। और नीचे जो है वो है PR यानी कि पल्स रेट, जो कि है ये पेशेंट का 76। तो ये 97 और 76 का ये इंपॉर्टेंस है कि मुझे आर्टीरियल ब्लड गैस भी करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ SpO2 देख करके मुझे पता चलेगा कि ये पेशेंट को कोविड कितना सीवियर है। देखो पल्स ऑक्सीमीटर का दो पॉइंट है। सबसे पहले है कि ये पल्स ऑक्सीमीटर से मुझे उसका ऑक्सीजन लेवल समझेगा। उसके बाद अगर पेशेंट ऑलरेडी कोविड का रिपोर्ट लेके आया है तो मेरे लिए डबल एडवांटेज हो जाता है कि मुझे पता है ये पेशेंट को ऑलरेडी कोविड का डिजीज है, प्लस मुझे इस पे ऑक्सीजन लेवल दिख जाता है, तो मुझे आर्टीरियल ब्लड गैस करने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ ये पल्स ऑक्सीमीटर पे जो ऑक्सीजन लेवल है उसको देख के मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि इसको मुझे ICU भेजना है या इसको वार्ड में रखना है या मैं इसको होम क्वारंटाइन कर सकती हूँ। तो अगर ये लेवल 95 के नीचे है तो कोविड के केस में हमको इस पेशेंट को एडमिट करना है। अगर ये लेवल 90 से नीचे है तो इस पेशेंट को एडमिट तो करना है बट ICU में एडमिट करना है। दूसरी चीज है कि कुछ अस्थमा के जो पेशेंट्स होते हैं उनके केस में ये लेवल कॉन्स्टेंटली 95 के नीचे हो सकता है। और अगर ये कॉन्स्टेंटली 95 के नीचे है, पहले से आपको पता है कि ये पेशेंट का कॉन्स्टेंटली 95 के नीचे होता है, तो फिर ये पेशेंट के केस में मैं क्या करती हूँ, मैं उनको बोलती हूँ कि आप 6 मिनट्स वॉकिंग करो। अभी वो 6 मिनट्स वॉकिंग कर लेते हैं, उसके बाद वो बैठे, उसके पहले मैं वापस से ये मशीन अटैच करती हूँ और देखती हूँ कि वॉकिंग के बाद वो 95 ही रहता है कि उससे कम होता है। अगर वॉकिंग के बाद वो 95 से कम हो जाता है, दैट मीन्स ये पेशेंट को कोविड भी हो सकता है और इसको एडमिट करना जरूरी है। अगर वो कोविड का टेस्ट लेके आया है तो इट इज क्लियर कट, अगर वो टेस्ट नहीं लेके आया है तो मुझे उसका कोविड का टेस्ट करना चाहिए और एक्सरे और CT स्कैन करके देखना है कि मुझे इसको सीवियर डिजीज की तरह ट्रीट करना है। तो इसमें अभी आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझ गया जो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अगर कोई होम क्वारंटाइन होता है कोविड के साथ में तो वो इस पल्स ऑक्सीमीटर को यूज कर सकता है और देख सकता है कि उसका ऑक्सीजन लेवल कितना है। अगर ये ऑक्सीजन लेवल 95 से नीचे है तो इसमें चांसेस है 2 चीजों के, कि आपको या तो अस्थमा जैसी बीमारी है या तो आपको कोविड हो गया है। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर सर्दी खांसी ऐसे सिम्टम्स है तो उनको अपना कोविड का टेस्ट जरूर करवा लेना चाहिए। दूसरी चीज है कि अगर पेशेंट होम क्वारंटाइन में, उसका कोविड टेस्ट ऑलरेडी पॉजिटिव हो चुका है, तो हर रोज दिन में 2 बार उसको अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करना है। और ये ऑक्सीजन लेवल अगर 95 से नीचे आता है तो वो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट हो जाना जरूरी है। और अगर 90 के नीचे आता है तो उसको हम ICU में एडमिट करेंगे। तो बिना आर्टीरियल ब्लड गैस किए घर बैठे भी आप जान सकते हैं कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है या आप घर पे अपना ट्रीटमेंट कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये था मेरा स्मॉल एक समरी के किस तरीके से इनडायरेक्टली आपको कोविड के बारे में पता चल सकता है। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुंबई में हमने धारावी में और एक और कौन सा वर्ली कोलीवाड़ा में कोविड की डिजीज को बहुत अच्छे लेवल पे कंट्रोल किया था इस पल्स ऑक्सीमीटर के कारण। आप जान सकते, आपको पता रहेगा कि वर्ली कोलीवाड़ा में से ऑलरेडी कोविड के केसेस 0 तक पहुंच चुके हैं और सेम विद धारावी के 10 या 5 ही केसेस मिल रहे दिन के। बिकॉज हमने क्या किया कि हमने सारे पेशेंट्स को, ये सारे जो लोग उस एरिया में रहते थे उन सबको ये पल्स ऑक्सीमीटर लगाया। जिसका भी 95 के नीचे आया उस पेशेंट को हमने टेस्ट किया कोविड के लिए और जैसे ही वो पॉजिटिव मिला हमने उसको ट्रीटमेंट उसका स्टार्ट कर दिया। तो इस तरीके से पेशेंट की तबीयत खराब होने से पहले ही हमने डायग्नोस कर लिया कि इसको कोविड है और उसकी जान को बचा लिया। तो उसके कारण ये पल्स ऑक्सीमीटर काफी फेमस हो गया था। बट एट द सेम टाइम हमको याद रखना चाहिए कि ये पल्स ऑक्सीमीटर हॉस्पिटल और डॉक्टर्स के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम इसको अननेसेसरी बाय करके अपने पैसों को वेस्ट ना करें।
अपने डॉक्टर से संपर्क करें कि इसको बाय करना जरूरी है कि नहीं। और बस ये हो गया कोविड का इनडायरेक्ट एविडेंस। एक हो गया ब्लड टेस्ट, एक हो गया आपका एक्सरे, एक हो गया सिटी स्कैन, पल्स ऑक्सीमीटर, आर्टीरियल ब्लड गैस। इन 5 चीजों को जैसे हम रामबाण कहते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि पेशेंट को प्रोग्रेस कैसा रहेगा इसके आगे। तो इसके साथ मैं अपना प्रेजेंटेशन कंप्लीट करती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने मेरी टीम का फोटो डाला है, जो रेलेंटलेसली 24 आवर्स बिना घर गए वहां पे ही रह करके कोविड-19 की जो ये हमारी वोखाट की टीम है, जो बिना घर गए वहां पे ही रह के काम कर रहे हैं और सारे पेशेंट्स को बचा रहे हैं, और जिसके कारण हमारे यहाँ का रिकवरी रेट काफी अच्छा रहा है। इसमें से 2-3 ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी कोविड का इन्फेक्शन एक बार हो चुका था, वो लोग रिकवर करने के बाद उन्होंने मेरी टीम को वापस से ज्वाइन किया और मिल करके हम वापस से पेशेंट्स को बचा रहे हैं। इसमें से कुछ लोग मैरिड है, जो अपने बच्चों को भी उन्होंने नहीं देखा है लास्ट 45 डेज से। कुछ लोग हैं जिनके पेरेंट्स को सीरियस डिजीज है, इसकी वजह से वो लोग घर नहीं जा रहे ताकि वो अपने फैमिली को इन्फेक्ट ना कर सके। और कुछ लोग हैं जो आज भी इन्फेक्ट हो चुके हैं और इसको फाइट कर रहे हैं। तो ये सारे हेल्थ केयर हीरोज के सैक्रिफाइस को ध्यान में रखते हुए मास्क पहनना मत भूलिएगा, अपने हाथों को बार बार धोइएगा और फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग को सीरियसली रहिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपके जज्बे को बहुत सलाम मैम, और आपके साथ जितने भी डॉक्टर हैं इस टीम में जो आपके साथ दिन रात जुड़े हुए हैं, सबको सलाम मैम। और सच्ची में आपने आज जो प्रेजेंटेशन दिया है उससे मतलब एक छोटी से छोटी चीज हमको समझ गई है। और मैं अपने सभी बच्चों से वही बोलूंगा, बेटा आप लोग अपने आसपास और आपके घर में, मतलब आज जो मैम ने अपने को इंडिकेशन मतलब इनडायरेक्ट बताया और जो डायरेक्ट क्लू है, दोनों के बारे में बताया है। तो कैसे मेडिकल रिपोर्ट को देखना है, कैसे समझना है, कैसे ऑक्सीमीटर में क्या क्या लेवल होता है, वो सब मैम ने अच्छे से हमको समझाया है। और सबसे बड़ी चीज की कोविड से बचने के लिए जो 3 चीजें हमको फॉलो करना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क यूज करना है और अपने हाथों को बार बार धोना है, उस पर बहुत ध्यान देना है। तो थैंक्स अ लॉट मैम, थैंक यू बच्चों। आई होप आज के नॉर्मल है ना, वही सब भेजो, IL-6 भी भेज दो। आई थिंक आज सबको बहुत फायदा हुआ है मैम। वंस अगेन मैम आपको और आपकी टीम को दिल से धन्यवाद कि आप लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। धारावी जैसे लोगों को आपने अच्छे से संभाल लिया है। तो रियली इट्स अ ग्रेट सक्सेस फॉर यू एंड योर टीम मैम। विश यू ऑल द बेस्ट। आगे भी आप लोग इतना अच्छे से करेंगे और आप लोग का जितना अच्छा काम कर रहे हो आप लोग, उसमें और तरक्की होगी और ज्यादा आपका नाम होगा। और बच्चों से मैं और एक बोलूंगा कि मैम छोटे छोटे वीडियो भी बनाते हैं यूट्यूब पे इंफॉर्मेटिव, तो अगर आपको कभी टाइम मिलेगा तो मैम के वीडियोस भी देखो। वो सब बहुत काम की चीजें होती है जो हमको डेली लाइफ में बहुत कुछ सिखा के जाती है। मैम कुछ उसका कुछ लिंक वगैरह है क्या? हाँ, मैं लिंक शेयर करती हूँ चैट बॉक्स में। तो मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, एक मेरा ये है फेसबुक पेज है और यूट्यूब वीडियोस है जिनको मैं इंग्लिश हिंदी सारी लैंग्वेजेस में बनाती हूँ। तो इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। आई थिंक वो धीरज सर को प्राइवेटली शेयर हो रहा है। चलेगा मैम, मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो, मैं सबको दे दूंगा। श्योर। तो ये सारा जो कोविड-19 के रिलेटेड जो नए अपडेट्स आते हैं, जैसे न्यू ट्रीटमेंट आती है, तो ये सब कुछ हम यहाँ पे वीडियो में डिस्कस करते हैं। आई एम श्योर आपको इससे काफी फायदा होगा, क्योंकि मैंने इसको कम्प्लीटली लेमन लैंग्वेज में बनाती हूँ ताकि हर एक को पता चले। और इंस्टाग्राम पे मैं काफी ऐसे लाइव सेशंस करती हूँ जिसमें लोग मुझे हाउस होल्ड क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं कि हम घर पे क्या प्रिकॉशंस ले, हमको अगर बाहर जाना पड़ता है काम से तो हम क्या प्रिकॉशंस ले। तो ऐसे मेरे लाइव सेशंस भी वीकली होते हैं। वेरी सून मेरा एक लाइव सेशन होने वाला है ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के साथ में, मेरा फ्रेंड जो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट है जिसके साथ में मैं ये सेशन करूंगी कि कैसे आपको स्क्रीन टाइम, जब भी अभी सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो कैसे आपको अपने आईज को प्रोटेक्ट करना है इस ऑनलाइन लाइफ के दरमियान। और लास्ट वीक ही हमने एक सेशन किया था जिसमें हमने डेली प्रिकॉशंस क्या क्या फॉलो करने चाहिए वो भी बताए थे। एंड वेरी सून मैं यूट्यूब वीडियो भी बना रही हूँ कि फेविप्रेविर जो नया ड्रग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कोविड-19 के चलते हुए। बिल्कुल सही मैम। और जो भी है हम लोग को जैसे भी होगा मैम, बच्चे सब उसको देखेंगे। और आज के जमाने में रियली मेडिकल टीम अगर नहीं होती तो शायद आज हम लोग भी नहीं होते। तो मेडिकल टीम ने जिस तरह से सोसाइटी को बचाया है, सच्ची काबिले तारीफ है। और हेड्स ऑफ टू यू मैम अगेन, और आपकी टीम को। और बहुत बच्चे चैट बॉक्स में भी डाल रहे हैं, ध्रुव ने डाला है। और मैं यही चाहूंगा कि बच्चे लोग मुझे व्हाट्सएप पे डालेंगे तो मैं सब कुछ मैम को कमेंट मैम के पास पहुंचाऊंगा। और सबसे वही चाहिए कि सब लोग जी
मतलब दिल से जो आपको अच्छा लगा है वो कमेंट मेरे तक पहुंचाएंगे और मैं मैम तक वो कमेंट पास ऑन कर दूंगा। तो फिलहाल सब लोग अभी एग्जिट हो सकते हैं लाइसेंस से। थैंक यू वंस अगेन मैम, थैंक यू आपके प्रेशियस टाइम के लिए, आपने इतना टाइम निकाला, थैंक्स यू मैम, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन बार बार सब लोग पूछ रहे थे, इसको वापस से आंसर करना चाहती हूँ। न्यूट्रोफिल डिवाइडेड बाय लिम्फोसाइट का जो रेशियो है वो मोर देन 3.5 होता है तो वो बैड है, और लेस देन 3.5 होता है तो वो नॉर्मल है। आई थिंक ये क्वेश्चन सब लोग ने पूछा है, तो आई जस्ट थॉट कि मैं एक बार आंसर कर दूं ये। ठीक है, थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग मी द चांस एंड होप टू सी यू ऑल अगेन। एंड आई होप आप लोग सब अच्छे डॉक्टर्स बने फ्यूचर में, या जो भी फील्ड आप चूज करें उसमें बेस्ट बनने की पूरी कोशिश कीजिएगा। एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड मेरे यूट्यूब चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिएगा। आई एम श्योर आपको कुछ ना कुछ एडवांटेज आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए मिलेगा। बाय सर, बाय एवरीवन। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, बाय। Thank you so much. Thanks a lot, ma'am.